Hello students, welcome to the reading comprehension class. Reading comprehension ये तो बहुत बड़ा वर्ड है. सो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है और हम इसमें क्या सीखने वाले हैं. सो रीडिंग का मतलब, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, किसी भी चीज को रीड करना. और कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन का मतलब इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये लड़का जो भी पढ़ रहा है उसको वो समझ में आ रहा है. सो कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड. मतलब हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको अगर हम समझ पाए, उसको अगर हम अंडरस्टैंड कर पाए तो उसी को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि why is reading comprehension so important? दीदी ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप लोगों को क्यों पढ़ा रही है, इसकी क्या जरूरत है? चलिए इस बात को समझते हैं. देखो, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो और आपको वो चीज समझ में नहीं आती तो आपको वो टाइम बर्बाद करना लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है. सो अगर आप कोई चीज पढ़ो और आपको वो समझ में आए तो ये आपके लिए अच्छा भी होता है. आपको वो चीजें आप दूसरों को समझा भी पाते हो और आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आपका टाइम बर्बाद हुआ, जबकि आपको ये लगता है कि आपने उस चीज को पढ़ के कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा. तो चलिए हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीखेंगे कि हमें कैसे किसी भी चीज को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए. लेकिन एक और प्रॉब्लम, हम तो इतने छोटे हैं, हम जब भी कोई चीज पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे सामने इतने सारे शब्दों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इतने बड़े बड़े शब्द जिनका मतलब ही हमको नहीं पता. अब हम इन शब्दों से कैसे निपटे? जब तक हमें इन बड़े बड़े वर्ड्स का, डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी चीज को कैसे समझ पाएंगे? करेक्ट. सो इसके लिए इन वर्ड्स का मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. मतलब शब्दों को समझना और उनकी मीनिंग को समझना. जब हम शब्दों को और उनकी मीनिंग को समझ लेते हैं तो ही हमें अपनी पढ़ी हुई चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं. सो आज की क्लास में हमारा लेसन फोकस करेगा कि हम कैसे जो भी चीज पढ़े उसमें अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड हो तो उसकी मीनिंग को समझे और सीखे. सो लेट्स स्टार्ट. अभी देखिए, किसी भी वर्ड को समझने के बहुत से तरीके होते हैं. तो हम जिन तरीकों को सीखेंगे और जिन पे फोकस करेंगे स्टोरी को या किसी भी चीज को पढ़ते टाइम, वो है सेल्फ. हम उन वर्ड्स की मीनिंग को खुद से खोजने की कोशिश करेंगे, गूगल के थ्रू खोजने की कोशिश करेंगे. एंड द थर्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड इज डिक्शनरी. हम डिक्शनरी की मदद लेंगे. तो हम आज सीखेंगे कि हम किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को समझने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, जो कि है गूगल बाबा. हमें जब कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए और हम किसी कहानी को पढ़ना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम गूगल पे उस वर्ड को यहाँ पे लिख सकते हैं और गूगल सर्च दबा देंगे तो उस वर्ड की मीनिंग हमारे सामने आ जाएगी. सो हमें कोई भी वर्ड अगर डिफिकल्ट लगता है और समझ में नहीं आता तो हम गूगल से उस वर्ड के अर्थ को, मीनिंग को सीख सकते हैं. अभी दूसरा तरीका, दैट इज डिक्शनरी. ये जो डिक्शनरी होती है इसमें बहुत सारे करोड़ों शब्द और उनके अर्थ लिखे होते हैं. सो हम तो बहुत छोटे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस डिक्शनरी को पढ़ें. ये हमारे घर में भी मिल सकती है और हमारे स्कूल में भी. लेकिन इससे भी आसान तरीका है, अगर हमारे पास डिक्शनरी नहीं है और हम इतनी मोटी किताब को नहीं पढ़ना चाहते तो हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में से इनमें से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इनमें से कोई भी ऐप अगर हम डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप में हमें किसी भी डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग मिल जाएगी. सो हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और जो भी वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है उनकी मीनिंग को खोज लेंगे. अब दो तरीके तो हमने देख लिए.
अब हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो हम किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं अगर हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा जगा दें और थोड़ा सा अपनी सोचने की क्षमता को यूज करें। वो तरीका है सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद से। जी हाँ, हम किसी भी वर्ड की मीनिंग खुद से भी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो आपके सामने ये तरीका बना है, चलिए इसको समझते हैं, हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। When I do not understand a word, I, जब हमें कोई भी शब्द समझ में ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, स्टॉप, रुक जाना चाहिए। सेकेंड स्टेप, रीड बिफोर, जो हम शब्द है जो हमें समझ में नहीं आ रहा वर्ड, उसके पहले का सेंटेंस या वर्ड पढ़ना चाहिए। थर्ड, रीड आफ्टर, अब उस वर्ड के बाद का वर्ड पढ़ना चाहिए। फोर्थ, लुक फॉर क्लूज, अब हमें सोचना चाहिए कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, हमें अपने दिमाग को यूज करना चाहिए। फिफ्थ, गेस द मीनिंग, हमें उसका मतलब खुद से ही गेस करना चाहिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सिक्स, गो बैक एंड री रीड, और उसके बाद हमें उस पूरे सेंटेंस को फिर से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Isn't it simple? Stop, read before, read after, look for clues, guess the meaning, go back and read. चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Okay, so now we will be reading this story. अभी हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग की कहानी है। इस स्टोरी को पढ़ने के लिए और इसमें डिफिकल्ट वर्ड को समझने के लिए मैं क्या करती हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं ये कहानी पढ़ना स्टार्ट करती हूं। Once a dog was crossing a brook. ओके, तो ये ब्रूक जो है, ये वर्ड तो पहले ही दीदी को समझ में नहीं आ रहा है, ये ब्रूक का क्या मतलब होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे और पीछे के सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। Once a dog was crossing a brook. एक बार एक कुत्ता क्रॉस कर रहा था। किस चीज को क्रॉस कर रहा था? बहुत सी चीज को क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? जरूर कुत्ता पुल को क्रॉस कर रहा होगा। यहाँ पे पुल की बात हो रही है, ब्रिज की बात हो रही है। तो ब्रूक का मतलब हो सकता है पुल। पुल जो कि नदी के बीच में बना होता है ताकि लोग उसको क्रॉस कर सके। आगे देखते हैं। He had a bone in his mouth. उसके मुंह में एक हड्डी थी। While crossing, the dog saw his own image in the water. अच्छा, तो जब क्रॉस कर रहा था तो कुत्ता अपनी खुद की परछाई देखता है पानी में। तो हमने जो यहाँ पे गेस किया था पुल, ये तो एकदम सही हो गया, क्योंकि अगर पानी है नीचे तो जरूर ऊपर पुल होगा, है ना। क्रॉस करते टाइम पुल, कुत्ता अपनी खुद की परछाई देख पाता है पानी में। द डॉग थॉट, ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, मुझे इसका मतलब नहीं पता। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ स्टॉप हो जाऊंगी और मैं पीछे का पढ़ूंगी। पीछे का फिर से पढ़ते हैं। While crossing, the dog saw his own image in the water. क्रॉस करते टाइम कुत्ते ने अपनी खुद की परछाई पानी में देखी। The dog thought it was another dog with a bone in his mouth. इसका मतलब तो मुझे लग रहा है कि कुत्ते को लगा कि जो परछाई थी वो कोई दूसरे डॉग की परछाई थी जिसके भी मुंह में एक हड्डी है। तो इसका मतलब ये बैठ रहा है कि कुत्ते को लगा। थॉट का मतलब हो सकता है लगा, या फिर थॉट का मतलब हो सकता है कुत्ते ने सोचा। जी हाँ, कुत्ते ने सोचा कि ये कोई दूसरा डॉग है जिसके मुंह में हड्डी है।
कुत्ते ने अपनी खुद की परछाई देखी और सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है। सो थॉट का मतलब हमें पता चल गया, सोचा। He barked at the shadow. Barked. He माने कुत्ता। कुत्ते ने परछाई को देख के क्या किया? वाउ वाउ। ओके, वाउ वाउ। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि कुत्ते ने परछाई को देख के, बार्क का मतलब क्या हो सकता है? कुत्ता तो परछाई को देख के क्या कर रहा है? भाव 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 भाव। मतलब बार्क का मतलब होता है भौंकना। 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 सो हमने कैसे पता किया? हमें पता था कुत्ता परछाई को देख के भाव 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 कर रहा है। सो बार्ट का मतलब तो भौंकना ही हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। एज ही ओपनड हिज माउथ, his own bone fell into the water. Fell. अब दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड। अब हम यहां रुक जाएंगे और इसके पीछे का पूरा पढ़ेंगे। जैसे ही, एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, his own bone, उसकी खुद की हड्डी, fell into the water. अच्छा, अगर कुत्ते ने अपना मुंह खोला होगा तो क्या हुआ होगा हड्डी के साथ? हड्डी तो मुंह से गिर गई होगी। तो his own bone fell into the water. into the water मतलब पानी में गिर गई होगी। सो fell का मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, मतलब होता है गिर जाना। गिर जाना या गिरना। फेल का मतलब होता है गिरना। तभी तो उस बात का कोई मतलब बनेगा। उसने अपना मुंह खोला और उसकी खुद की जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई। सो फेल का मतलब गिरना। एंड द ग्रीडी डॉग लर्नड अ लेसन। और इस तरह एक लालची कुत्ते को उसका लेसन, उसका सबक मिल गया। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? हमने खुद से बिना किसी की मदद लिए इन डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब समझ लिया और सीख लिया। कैसे? कहानी के आगे और पीछे का पढ़ के, खुद से क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके और गेस करके। सो स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज, ये कुछ तरीके हैं जो हम यूज करेंगे जब भी हम किसी कहानी को पढ़ेंगे और उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कठिन और मुश्किल शब्द होंगे। तो हम मदद लेंगे गूगल बाबा की, हम मदद लेंगे डिक्शनरी या मोबाइल में डिक्शनरी के जो भी ऐप होंगे उसकी, या फिर हम खुद की मदद लेंगे और खुद से इसी तरीके को फॉलो करते हुए कहानी में डिफिकल्ट वर्ड को और उनकी मीनिंग्स को सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पहले हम इस चीज को सीख जाएंगे, तब हम पहुंचेंगे दूसरी सीढ़ी के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।